मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि आपका एक कौन सा एक ऐसा मील का पत्थर है जो मील का पत्थर दिखाई दे रहा हो कि हाँ यार ये विधायक जी ने बहुत बड़ा काम किया, हाँ यार ये बीजेपी के कार्यकाल में बहुत बड़ा काम हुआ। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिस क्षेत्र का विधायक हो उस क्षेत्र में उस विधायक का मंत्री हटने पर पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गई, पूरी विधानसभा में दिवाली मनाई गई, होली मनाई गई। देखिए चश्मा टीन का नहीं है और मैंने टीन का चश्मा उतार के आया, मैं विधायक जी का वो विकास वाला चश्मा जो दिखता है वो दिखाता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि मैंने आस्था पथ बनाया। आप सोचिए कि झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आप तो पैदा भी नहीं हुए थे मतलब ऋषिकेश विधानसभा के अंदर, आप बड़ी बड़ी बात करें। घाट में एक ईंट भी, एक छोटा सा पत्थर भी इनका कहीं दिखा दीजिए आप, लगाओ कि इन्होंने कोई सौंदर्यीकरण किया है। आज भी कांग्रेस का पत्थर लगा है वहाँ, अगर आप तोड़ के अपना नाम लिखाएंगे तो बात अलग है। देखिए टिकट मांगने का अधिकार सबका है और चाहे वो आदरणीय सजवान जी हों चाहे आदरणीय राज्यपाल जी हों, दोनों का भी अधिकार टिकट मांगने का है। सजवान जी तो ऋषिकेश भी, धर्मपुर भी, डोईवाला भी, जो ग्राउंड रिपोर्ट भी आएगी, जो मुझे लगता है जो ग्राउंड रिपोर्ट भी आएगी, जो सर्वे आएगा पार्टी का, उसमें भी नंबर 1 पे रहूँगा मैं। जब तक हमारी पार्टी में जब तक तो महाभ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में भी जाते हैं चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। उसी प्रकार ये कहते हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। भ्रष्टाचारी को सजा देना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये इस्तीफा देने के बाद उसका स्वागत करते हैं। ये अपने आप में भ्रष्टाचार को पनपाने वाला कृत्य होता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में। लगातार 27 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और धरातल पर से लेकर तमाम जगहों पर जो दावेदार हैं, जो पार्टी नेतृत्व है, वो लगातार अपने बिगुल के साथ में आगे बढ़ रहा है, तैयारियों में लगा हुआ है। और विधायक जी का कैसा विकास चल रहा है, कार्यकाल में कितना विकास हुआ और जनता इस बार ऋषिकेश की क्या परिवर्तन चाहती है, इन तमाम विषयों को लेकर के लिए आज हम आए अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ऋषिकेश विधानसभा से लगातार जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए प्रखर आवाज बनकर सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर समस्या में उनके साथ खड़े रहते हैं। पिछली बार 2022 के कांग्रेस से दावेदार और उम्मीदवार, और इस बार के पुनः जो लगातार जनता के बीच में दावेदारी भी कर रहे हैं और जनता भी उन्हें दावेदार मानती कांग्रेस पार्टी से, जयेंद्र रमोला जी, नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार भाई। जयेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इस बार जो है जनता क्या चाह रही, जनता का जो स्वरूप है, लगातार जनता अलग अलग बातें कह रही है, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता इस बार क्या मन बना चुकी है? देखिए जिस तरह के हालात पूरे देश के अंदर बने हैं और जिस तरह के हालात प्रदेश के अंदर भी बने हैं, जहां एक और माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के बड़े बड़े ढोल पीटते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर, बिल्कुल मोदी जी वाली स्टाइल में होर्डिंग्स और बैनर लगवाते हैं, सिर्फ अपने आप का महिमा मंडप करने का जो उन्होंने काम किया है। मोदी जी जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी करते हुए महिमा मंडप कर रहे थे कि मैंने उनसे ज़्यादा कार्यकाल कर लिया, उसी प्रकार एनडी तिवारी जी की बराबरी करते हुए यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ये अपनी बराबरी करी कि मैं एनडी तिवारी से बड़ा नेता हो गया। तो मुझे लगता है कि दोनों ही व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू जी के समकक्ष कहीं भी पहुंचने की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी नहीं है, उसी प्रकार एनडी तिवारी जी के समकक्ष पहुंचने में भी कहीं भी धामी जी नहीं है। अब ऋषिकेश में आते हैं, उसी प्रकार ऋषिकेश में भी तमाम विकास का दावा करने वाले क्षेत्रीय विधायक, भाजपा के नेता, जितने भी नेता हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ऋषिकेश, अगर आप देखेंगे, अगर निकालेंगे रिकॉर्ड, तो कई हजार करोड़ विकास के लिए ये बोलते हैं कि हमने ऋषिकेश विधानसभा में खर्च किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि आपका एक कौन सा एक ऐसा मील का पत्थर है जो मील का पत्थर दिखाई दे रहा हो कि हाँ यार ये विधायक जी ने बहुत बड़ा काम किया, हाँ यार ये बीजेपी के कार्यकाल में बहुत बड़ा काम हुआ, ये बड़ा मील का पत्थर है। अगर एक दिखा दें, एक भी दिखा दें, मैं समझूंगा कि आपके जो कई हजार करोड़ आपने लगाए हैं वो हम इसी में समाहित हो जाएंगे। जैसे कि आपने, मैं आपको बीच में रोकूंगा, आपने जो लगातार अभी जो चैलेंज दिया, पहले भी जब हमने आपसे बात करी तब भी आपने ऐसा ही कोई चैलेंज दिया था विधायक जी को, तब विधायक जी से मैंने बात करी तो उन्होंने खुल करके रखा कि भाई कांग्रेस के जो नेतृत्व है या पार्टी के लोग हैं वो आप देखेंगे टीन का चश्मा जो होता है ना, टीन का चश्मा लगाते हैं। उन्होंने कहा कि टीन के चश्मे की वजह से उन्हें दिखाई देता नहीं कि क्या विकास हो रहा है। मैंने आस्था पथ बनवाया, मैंने तमाम त्रिवेणी घाट का सौंदर्यीकरण करवा रहा हूं और तमाम विषयों को लेकर उन्होंने कहा कि
के जो कचरे का पहाड़ जो लंबा विषय बना हुआ था, मैंने वो निस्तारण करवाया, और जो विपक्ष है उसे बस टीन का चश्मा पहन रखा है, उसे बस वो दिखाई देता। उन्होंने मेरे खुद से सामने कहा था ये वाली बात। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने फिर चैलेंज कर दिया है, तो क्या वाकई विपक्ष ने टीन का चश्मा पहन रखा है या क्या क्या चक्कर है ये? देखिए, आपके चैनल से चला वो टीन का चश्मा बहुत फेमस हो गया है, और आजकल हम जब भी विधायक जी का विकास दिखाते हैं तो मैं अपना ये वाला चश्मा पहन के जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ, देखिए ये चश्मा टीन का नहीं है, और मैंने टीन का चश्मा उतार के आया, मैं विधायक जी का वो विकास वाला चश्मा जो दिखता है वो दिखाता हूँ। और मैं दिखाया, कई रीलों पे दिखाया है कि उनका जो सड़कें नई नई बनी सड़कें मुट्ठी पे आ रही हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैंने आस्था पथ बनाया। आप सोचिए कि झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब ऋषिकेश विधानसभा के अंदर नेता के रूप में पैदा भी नहीं हुए थे ऋषिकेश विधानसभा के अंदर जब आप आस्था पथ बन गया था। एनडी तिवारी जी की सरकार में थे, आप विधायक भी नहीं थे, आप तो एक मामूली कार्यकर्ता थे, शायद परचून की दुकान में कहीं बैठ के राशन बेचते थे, और आपकी जमानत जब्त नगर पालिका के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में हो गई थी। आप बड़ी बड़ी बात करें, घाट में एक ईंट भी, एक छोटा सा पत्थर भी इनका कहीं दिखा दीजिए, आप लगाओ कि इन्होंने कोई सौंदर्यीकरण किया है, एक पत्थर भी दिखा दे। अब कांग्रेस के पत्थर तोड़कर, आज भी कांग्रेस का पत्थर लगा है वहां, अगर आप तोड़ के अपना नाम लिखाएंगे तो बात अलग है, लेकिन इनका नहीं होगा कहीं भी। इनका कहीं अगर आप देखोगे ना, इनका कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। एक पत्थर इनका दिखा दीजिए कि माननीय विधायक जी, वित्त मंत्री जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री, 4 बार के विधायक जी ने ये काम किया, कहाँ है? कुछ भी नहीं है। पर वो ही कह रहे हैं कि जब आप मुझे बताइए, जनता क्या मूर्ख है कि जो मुझे 4 बार विधायक बना रही है, लगातार उन्होंने मुझे जितवा रही है, तो कुछ देख करके जनता आकलन करके ही तो विधायक बनवा रही होगी, ऐसे थोड़ी कि वो बना देगी विधायक। देखिए क्या होता था कि कभी कांग्रेस का जमाना चलता था और सब लोग कांग्रेस पे विश्वास करते थे। आज भी लोग ये कहते हैं, युवा साथी के जो युवा हमारे युवा हैं, उनके जो समझदार हो चुके हैं, वो कहते हैं यार हमारे बाप दादाओं ने इसीलिए इस पार्टी को वोट नहीं दिया। आज हमको लग रहा कि हम 12 सालों में हमने इस पार्टी को वोट दिया। कई लोगों को इन्होंने धर्म के नाम पे बरगलाने का काम किया, कई लोगों को इन्होंने जाति के नाम पे बरगलाने का काम किया। और आज भी अगर मैं कह रहा हूं, आज भी अगर ये खाली अगर प्रेमचंद अग्रवाल जी का इतना ही औरा था तो पूत के पांव पालने में तो डोईवाला वालों ने देख ही लिए थे। तो डोईवाला वालों को लगा ये व्यक्ति तो ठीक नहीं है, उन्होंने वहां जमानत जब्त कराई उनकी। वो जिक्र तो वो करते नहीं। ऋषिकेश वालों को जरा थोड़ा सा मेहमान की स्वागत करने की आदत है। ऋषिकेश वालों ने स्वागत किया, मेहमान का स्वागत किया, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जीता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके, वो कहते हैं टीन का चश्मा है। अरे आप वो विकास का चश्मा तो निकाल के दिखाओ जिसमें विकास दिखता हो। आज भी कूड़े का पहाड़ जा रहा है। अभी एक चैनल ने, लोकल चैनल ने ही दिखाया है कि उससे कीचड़ निकलता हुआ आ रहा है बाहर, इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि पूछिए मत। मैं अभी हरिपुर से आ रहा हूँ। हरिपुर का जो हमारा बॉर्डर का गांव है, हिमालयन कॉलोनी है, वहाँ हमारी राज्य आंदोलनकारी की डेथ हुई है। उन्होंने, बेचारी ने 4 दिन पहले ही, क्योंकि उनको हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने 4 दिन पहले ही वीडियो बनाया है कि देखिए मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, मेरी रोड की क्या स्थिति है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। उन्होंने सीएम पोर्टल में भी कई बार डाला। तो आप बड़ी विकास की बात करते हैं, रोडों की हालत बद से बदतर हो रखी है। ठीक है, चुनाव जीतना अलग चीज है। चुनाव में जीतना, एक पार्टी के बल पर चुनाव जीतना, एक सेंटिमेंट के बल पर चुनाव जीतना, एक हवा के बल पर चुनाव जीतना अलग चीज है। लेकिन धरातल पर आपको मान सम्मान कितना मिलता है? पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिस क्षेत्र का विधायक हो, उस क्षेत्र में उस विधायक का मंत्री हटने पर पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गई, पूरी विधानसभा में दिवाली मनाई गई, होली मनाई गई। मैं नहीं जानता किसी विधायक के मंत्री हटने पर वहां की जनता ने विपक्ष छोड़ दीजिए, जनता ने खुशियां मनाई। तो मान सम्मान कितना है आपका? वोट आप विधायक जरूर है, लेकिन आपका मान सम्मान कितना है? आपको तो कोई बुलाता भी नहीं। बहुत सारे कार्यक्रम में, शादियों में लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, आपको भागवत में बुलाना छोड़ दिया। अब मजबूरी कुछ ये है, कुछ लोग आपके लोग जाते हैं कि कुछ पैसे दे देंगे विधायक निधि के नाम पे, कुछ इस तरह से, तो आपका मान सम्मान मान सम्मान 0 है। अपनी मालाएं खरीदते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, अपने बुक्के खरीदते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, अपने बच्चों से, अपने लड़कों से स्वागत करवाते हैं और अपने फिर वो न्यूज में डालते हैं। एक ही आप देखेंगे, एक ही टी शर्ट एक दिन पहले भी पहनी होगी, एक दिन बाद भी पहनी होगी, उन्हीं कपड़ों में। तो क्यों होता है? उन्हीं कपड़ों में दूसरे दिन नहीं होती है। वो एक ही दिन की न्यूज़ों को 2-2, 3-3 दिन तक दिखाते हैं, लेकिन टी शर्ट वही होती है। कोई ये पूछे भाई कल भी आपने यही पहनी थी बरसात में, आज भी यही पहनी और परसों भी यही पहनी हुई थी, 3 दिन से एक ही टी शर्ट में चल रहे हो? नहीं, वो एक ही दिन की फोटो होती है, लेकिन चलाई 3 दिन जाती है। तो इस तरह का ही अपना प्रचार दिखा। लेकिन वो ये कह रहे थे कि भाई जनता मुझ पर विश्वास करती, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, तभी 5वीं बार भी निश्चित रूप से मुझे प्रेम मिलेगा, मैं ही विधायक बनूंगा। वो तभी भी ये कह रहे हैं खुल करके, अगर जनता मुझे आशीर्वाद दे रही, जनता मुझे प्यार कर रही, तभी तो 4 बार विधायक बनाया, वरना क्यों बनाती वो?
मैंने कहा ना आपको, विधायक बनना अलग चीज है, जनता का प्यार पाना अलग चीज है। जनता इतना मान सम्मान क्यों नहीं? आप आज बापूग्राम में जाओ, बापूग्राम की स्थिति आप सोशल मीडिया में, आप उनका सोशल मीडिया उठा लीजिए, उनकी 100 से मुद्दा मैंने सुलझा दिया। सुनिए, 100 से, मैं उस पर भी आता हूँ, 100 से 150 इनकी आइडिया फेक आइडिया बनी है। रावत, जोशी, तिवारी, घड़ियाल, इस नाम से, इस जाति से उन्होंने आइडिया बनाई है। केवल उनके अलावा विधायक जी की तारीफ करते हुए 1-2 मंडल कमंडल अध्यक्ष दिखाई देते होंगे, अन्यथा कोई उनकी तारीफ नहीं करता। उनका नेगेटिव ही लिखते हैं। एक आदमी डिलीट करने के लिए बैठा है सोशल मीडिया पे कि इनके नेगेटिव कंटेंट सारे डिलीट करूं, और कहते हैं कि हमने बापूग्राम का मामला सॉल्व करवा दिया। आप मुझे बताइए, अगर उन्होंने सॉल्व करवाया तो एक दिन जाते बापूग्राम के लोगों के पास? अगर इतने ही इनका प्यार है, इतनी ही इनकी ताकत है, इतनी इनको स्नेह करती है जनता, तो ये डर क्यों रहे वहां पर पहुंचते हुए? इनका भय क्यों है? वहां क्यों नहीं जा रहे लोग? लगभग 7 महीने होने वाले हैं। मैं आज भी गया था वहां पर, मातृशक्ति बैठी हुई, पूर्व सैनिक बैठे हुए, इतने बुजुर्ग लोग बैठे हुए। अगर आपने सॉल्व करा, जाओ वहां पे छाती ठोक के बोलो, जाओ आप मेरी जनता हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप अपने घर जाओ, मैं सबको जूस पिलाता हूं, जाओ। लेकिन दम नहीं है। इनको पता है कि जिन्होंने वादा किया वो भी फर्जी हैं, और मैं भी फर्जी हूं अपने लिए, वो भी फर्जी हैं। तो वो स्वयं भी अपने आप में फर्जी हैं, वो भी स्वयं भी, विधायक जी अपने आप में फर्जी। उन्हें पता है मैं जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने झूठ बात कही, वैसी वो भी झूठ बात कर रहे हैं। तो लगातार झूठ बात करते वो डरते हैं। वहां पर उन्होंने पटाखे फोड़े अपने कैंप कार्यालय में, स्वागत कराया अपने कैंप कार्यालय में। मैं तब मानूं जिस जनता की समस्या, वो जनता उनका स्वागत करके वहां बुलाए, तब तो मैं समझता हूं तुम्हारा मान सम्मान है। लेकिन वो जनता आज भी दूसरे विधायक के पास जा रही है, वो उनके पास नहीं जा रही जनता। उनको पता है इस व्यक्ति के पास जाके मिलना कुछ नहीं है। तो इसलिए वो मान सम्मान तो अपने आप ही दिख रहा है। एक बार चले जाए वहां, मैं समझ जाऊंगा कि कितना मान सम्मान उनका। एक बार जाए तो सही बापूग्राम में, एक बार जाए तो सही। बीच में जब इन्होंने अपशब्द कहे तो ये तो घर से निकलना भी इनका दूभर हो गया था। इनको कोई शादियों में नहीं बुला रहा था, इनको कोई किसी भी पारिवारिक फंक्शन में नहीं बुला रहा था कि बदतमीज आदमी कौन बुलाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, ये देखिए, विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना, ये सारी चीजें समय के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से होती है। लेकिन जनता का प्यार पाना, जनता के मान सम्मान पाना, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। अच्छा, जैसे अब मैं चीज जान लेता हूँ, जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि विधायक बनना भी ठीक है, सब चीजें ठीक है। कांग्रेस की इस बार जो जड़ें हैं वो इस बार कितनी मजबूत हो गई हैं ऋषिकेश में? 4 बार मैं देख रहा था लगातार कांग्रेस प्रयास कर रही थी, तब प्रयासरत जो है विफलता हाथ लगी। इस बार कितनी सफलता हाथ लगेगी और कितनी इस बार कांग्रेस ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली? क्या ऋषिकेश विधानसभा में कांग्रेस वापसी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। अभी आपसे पहले हमारे यहाँ BLA 2 की बैठक हो रही थी, और परिवर्तन प्रगति का नियम है। और हमारे यहाँ मुझसे, अब हमारे जो महानगर के अध्यक्ष पूर्व मेरे राकेश जी, बहुत मेहनत उन्होंने की, 3 साल उनका अच्छा कार्यकाल रहा। अब हमारे नए अध्यक्ष ललित मोहन मिस्त्री बने, और जिस दिन से वो अध्यक्ष बने उन्होंने लगातार वार्ड स्तर पर मीटिंगें करनी शुरू की। अब हम BLA 2 की मीटिंग, और इस बार हमारा BLA 2 बड़ी अच्छे स्तर से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति के मन में इस बार है कि इस बार कैसे भी करके सत्ता पलट करना है, और कैसे भी करके हमको यहाँ से विधायक बनाना। और मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता। मैं जिस दिन से चुनाव हारा हूँ, मैं 10 मार्च 2022 को रिजल्ट निकला, और 11 मार्च को मैं अपने घर में था, 12 मार्च से मैं फील्ड में हूं, और लगातार फील्ड में हूं। मैं आपको भी, जब भी आपने, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है, अपने ऑफिस में नहीं मिल पाता हूं, मैं कहीं ना कहीं रास्ते पे रहता हूं। अभी आपका आधे घंटे पहले फोन आया था, तो आधे घंटे पहले मैं कहीं रायवाला की तरफ था। मैं लगातार फील्ड में हूं, लगातार लोगों के बीच में हूं। तो उसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा कि एक व्यक्ति जो लगातार कांग्रेस के लोगों से भी मिल रहा है, एक व्यक्ति लगातार जो जन समस्याओं को भी उठा रहा है, एक व्यक्ति लगातार जो जन सरोकारों की चीजों को लेके मुखर होकर आंदोलन कर रहा है, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को फायदा तो तब मिलेगा जब कांग्रेस में एकजुटता देखने को मिलेगी। अक्सर ये देखा गया है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस इसलिए धराशायी होती है क्योंकि जब चुनाव की बात आती, टिकट वितरण की बात आती, तब लगातार कांग्रेस में एक आमने भीतर कलह चलती है। इस बार भी वो भीतर कलह मैं देख रहा हूं खुल करके दिखाई दे रही है। आपसे मैं बात करता हूं, आप कहते हैं कि हम तैयारी के साथ चल रहे हैं, और वही आपके पूर्व जो विधायक रहे हैं यहाँ से, सूरवीर सजवाण जी, मेरी उनसे देहरादून में भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और परिवर्तन का जो चेहरा वो मैं ही रहूंगा। तो लगातार वो तो कह रहे हैं कि मैं दावेदारी कर रहा हूं, और एक तरफ आप भी लगातार जनता के बीच में, राजपाल खरोला भी जनता के बीच में चल रहे हैं। तो तमाम ये लोग जो हैं जनता के बीच में हैं, लेकिन टिकट किसी एक को होगा। लेकिन जब टिकट होता है तब उससे पहले तक सब एक दूसरे की काट करने में लगे होते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कांग्रेस कहीं ना कहीं जो विफलता पाती है, क्या वो काट करने की वजह से होती है? इस बार मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस बार के चेहरा कौन स्पष्ट होगा, आप मुझे बता दीजिए। देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबका है,
और चाहे वो आदरणीय सजवान जी हों चाहे आदरणीय राजपाल जी हों, दोनों का भी अधिकार टिकट मांगने का है। सजवान जी तो ऋषिकेश भी, धर्मपुर भी, डोईवाला भी, और वो ये भी कहते हैं भी मैं कल 5 विधानसभाओं में मांगते हैं लोग। आपके इसमें कहा कि मैं 4-5 ब्याह और पार्टी मुझे कहीं भी टिकट देगी तो मैं तैयार हूँ। और ठीक है, बड़े नेता हैं, दोनों लोग बड़े नेता हैं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। और क्योंकि 2 बार सजवान जी को मौका मिला, 2 बार राजपाल जी को मौका मिला, पार्टी ने दिया, दोनों बार मौका दिया, और मुझको 1 बार मौका दिया। तो मुझे उम्मीद है कि दूसरी बार भी मौका मुझको ही मिलेगा, क्योंकि सबको 2-2 बार मौका मिला है। और सक्रियता में और जो ग्राउंड रिपोर्ट भी आएगी, जो मुझे लगता है जो ग्राउंड रिपोर्ट भी जाएगी, जो सर्वे आएगा पार्टी का, उसमें भी नंबर 1 पे रहूँगा मैं। और रही बात कि आपसी फुटबॉल की, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में तो लगता है 1 या 2 कैंडिडेट हैं, 2-3 कैंडिडेट आपने गिना दिए। भाजपा के अंदर लगभग 8 कैंडिडेट हैं, और 8 कैंडिडेट अभी से ही एक दूसरे को वो कहते हैं कूड़ा का पहाड़ मैं हटाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, दूसरा कह रहा है कि गंगा जी की जलधारा मैं लाने का काम कर रहा हूँ, तीसरा कह रहा है कि ये तो मैंने करवाया। तो वहाँ तो बापू ग्राम वाले मामले में ही 10 के 10 लोगों ने अलग अलग मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो डाल के दिखाया कि ये मेरे प्रयास से हुआ, कैबिनेट की जो बैठक हुई मेरे प्रयास से हुई। मुख्यमंत्री का प्रयास फेल हो गया उसमें भाजपा के जिले के नेता का, भाजपा के विधायक का, भाजपा के पूर्व मेयर का, भाजपा के तमाम और पूर्व लोगों का, पूर्व मंत्रियों का, उनका प्रयास हो गया, मुख्यमंत्री का प्रयास फेल होगा। तो हमसे ज़्यादा लड़ाई भाजपा के अंदर है। और पिछली बार भी मैं बताऊँ आपको, पिछली बार भी भाजपा में इतनी टूट थी कि अगर हमसे लिस्ट लेंगे तो हमारे पास बहुत सारी लिस्ट हैं जो इस तरह की वो है, लेकिन हम, क्योंकि टूट बहुत ज्यादा सब जगह होती है जहां बड़ा परिवार होता है। ये इसमें बीच में आपको रोकूंगा, लेकिन जैसे कि आपने टूट की बात करी, पर भाजपा का संगठन से लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बार जिसको टिकट हो गया तो फिर जनता का जितने दावेदार हैं वो सब साथ में ही खड़े होंगे, फिर आगे पीछे नहीं होगा। जब टिकट मिलने से पहले तक हम साथ में नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस में हमने पिछली बार भी देखा, जब आपको टिकट हुआ तब आपने देखा कि आपके कई वरिष्ठ नेता जो थे वो कहीं देहरादून में पहुंच जाते थे कि कहते ये कैसे हो सकता है, कई आप मनाने भी गए, कई लोगों को मैं आप नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई लोग थे। तो इस बार भी क्या वो माहौल मिल सकता है, क्योंकि इस बार भी वो दावेदारी कर रहे हैं, इस बार भी कहीं रूठना मनाना का हुआ, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, पिछली बार सबको ये लगता था कि जयेंद्र रमोलो का टिकट नहीं मिलेगा। मैं नया था, मेरा कोई ऐसा बहुत ज़्यादा गॉडफादर नहीं था, और मेरे कोई पॉलिटिकल मेरे फैमिली में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं अपने घर से मैं ही अभी तक, पहले भी मैं ही था और अभी भी मैं ही हूँ अपने घर से, पूरे परिवार से राजनीति में। तो उस समय ये लगता था, और सडनली जब ये लगता है कि कुछ लोगों को ये लगा कि ये कैसे टिकट लाया, ये कैसे टिकट लाया। पार्टी ने सर्वे किया, सर्वे में मेरा नाम ऊपर था तो मुझको टिकट दिया। तो थोड़ा सा क्षणिक रही नाराजगी, लेकिन उसके बाद सब लोग मिलजुल कर एक साथ काम करते रहे, सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते रहे, और सब लोगों ने, और इस बार हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि मुझको टिकट मिलेगा, और पार्टी अगर कोई और निर्णय लेती है तो हम पार्टी के साथ खड़े हैं पूरी ताकत से। निर्दलीय तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय किसी नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो पार्टी का सेवक हूं, और आज से नहीं हूं, मैं बचपन से, मैं NSUI से लेकर अभी यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस से लेकर, और मैं देश के अंदर भी पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। पार्टी ने मुझे, मैं यूथ कांग्रेस का इलेक्शन कमिश्नर हूँ इस समय पूरे देश के अंदर, मैं APRO रहा हूँ जो मेन कांग्रेस का चुनाव कराते हैं, और मैंने हरियाणा में, राजस्थान में APRO के रूप में काम किया। तो पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है। तो पार्टी का जो निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा पूरी ताकत से। और इस बार एकजुट होकर आपको कांग्रेस दिखाई देगी। बोलने वाले कुछ भी बोलते रहें, लेकिन कांग्रेस एकजुट दिखाई देगी, और अभी से आपको दिख भी रहा होगा धरातल पे सब लोग एकजुट हैं। ठीक है, कुछ लोग इधर उधर की बयानबाजी करते हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वही करते हैं बयानबाजी कि कांग्रेस में ऐसा है वैसा, वो अपने ही कयास लगाते हैं। लेकिन कांग्रेस एकजुट है, धरातल पर भी एकजुट है, और आपको हम जब ऑफिसों में बैठते हैं वहां भी एकजुट होकर। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जैसे अभी परसों देहरादून में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को लेकर के कांग्रेस ने घेराव किया, पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी और सरकार का। उन्होंने कहा कि भाई पेपर लीक हो गया है, और पेपर लीक के मामले में हमको सरकार से जवाब चाहिए, और जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, उनका मुझे हम लोग को इस्तीफा चाहिए। सबने खुल के, प्रीतम सिंह जी ने भी मुझे बताया कि इस्तीफा जवाबदेही तमाम बातें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई इस्तीफे की मांग आखिर क्यों हो जाती? जब भी जंतर मंतर पर भी यही हुआ, जब आप और चीजें, मैनेजमेंट बदलाव की बात होती है, सरकार ने तो एक्शन भी लिया, सरकार कह रही है हमने तो एक्शन ले लिया, अब किस बात की ये धरना दे रहे हैं? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर एक्शन लेने के बाद भी कांग्रेस ने क्यों धरना दिया और इस्तीफे पर क्यों अड़ी रही? एक्शन तो हाकम सिंह पे भी हुआ था, आज हाकम सिंह बाहर है।
एक्शन तो नीट के पेपर वाले का जो जिसको पकड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट में, आज वो सीबीआई ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया कि इसके खिलाफ कोई भी नहीं है। एक्शन करते हैं, एक्शन के बाद वो रिएक्शन कहाँ चले जाता है इनका, ये दिखाने के लिए जो तुरंत जैसे दूध उबलता है थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसको कम कर देंगे या फूंक मारते हैं, ये उसी प्रकार जैसे दिखाई देता है, किसी दूसरे को ही पकड़ लेते हैं। आप बद्रीनाथ जी मंदिर चोरी का मामला है, एक पीआरओ को आपने बंद कर दिया, क्या पीआरओ की हिम्मत है इतना पैसा चुरा सकता है? अयोध्या मंदिर चोरी का मामला है, आपने जो पर्ची बनाता है या पर्ची लेके जाता है उन 4 5 7 8 लोगों को बंद कर दिया। जो मुख्य आदमी है, क्या उनकी सह के बगैर इनकी हिम्मत थी इधर 1 रुपए भी इधर उधर है? तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। और अभी भी जिन पे इन्होंने कार्रवाई की है वो सारे कुछ दिनों बाद ये क्लीन चिट उनको देंगे, खुद ही इन्हीं की देंगे। और क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक, जिस दिन से मैं आपके चैनल में कह रहा था, जिस दिन से आरएसएस ने शिक्षा प्रणाली में घुसने का काम किया उस दिन से शिक्षा प्रणाली का नाश मर गया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर आरएसएस के लोग हैं। आज आपकी पढ़ाई, आपका भाई, आपका बच्चा या हमारे बच्चे पढ़ के जाएंगे, अगर वो किसी चीज में इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वहां पर अगर सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होगा तो सरकार के थ्रू होनी है, जो नियुक्तियां सरकार के थ्रू होनी है, उससे ये पूछा जाता है आपको डीजीसी बनना है, अरे आपने या आपके फादर ने कभी कोई शाखा ज्वाइन की? वो कहता नहीं कि की है तो कौन सी वाली शाखा ज्वाइन की, कहाँ रहे, किस तरह का काम किया। अगर आपने शाखा ज्वाइन किए तो आओ इन, अगर आपने शाखा ज्वाइन नहीं किए तो आउट। तो ये कौन सी क्वालिफिकेशन, ये कौन सी योग्यता, ये कौन सी अर्हता लगा दी गई है कि वाइस चांसलर बनना है तो आपको कच्छा पहनना पड़ेगा खाकी, और डीजीसी बनना है तो खाकी कच्छा पहना होगा आपके पिताजी ने, आपके चाचा ने, आपके परिवार वालों ने। ये कौन सी अर्हता है? और जिस दिन से ये खाकी कच्छे वाले इन शिक्षा व्यवस्था में घुसे हैं उस दिन से इस शिक्षा व्यवस्था में लगातार पेपर लीक होने के काम हो रहे हैं, पेपर बिकने का काम हो रहा है और ये दलाली प्रथा शुरू हुई है। लेकिन इस्तीफे पर ही क्यों कांग्रेस हट जाती? चाहे जंतर मंतर की बात हो, यहाँ भी उत्तराखंड में भी एक मामला है और में सीधे इस्तीफे की मांग कर रहे कि धन सिंह रावत इस्तीफा दें, ऐसा क्यों? देखिए, राजनाथ सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अमित शाह जी संसद में बड़ी बड़ी बातें, हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में तो हमारे यहाँ के भी जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे जो ओपन पैसे लेते हुए पकड़े गए, वहां के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जो हमारे, जब तक हमारी पार्टी में थे तब तक तो महाभ्रष्टाचारी थे, बीजेपी में भी जाते हैं चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। उसी प्रकार ये कहते हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ये भ्रष्टाचारियों को जगह देते हैं, उनको इस्तीफे नहीं। लेकिन जब देश का युवा जागा, जनजी जागा, जब देश का युवा जागा और पहली बार ऐसा हुआ कि देश का एलओपी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पे बैठा, सांकेतिक धरने पे नहीं बैठा, वो तब तक बैठा, उतनी देर तक धरने पर बैठा जब तक पुलिस उनको घसीटते हुए लेके नहीं गई। और पुलिस ने, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के एलओपी को ससम्मान वहां से विदा करने की जगह उनको चोट पहुंचाते हुए ले गए और तमाम सांसदों को चोट पहुंचाते हुए जबरदस्ती बस में बैठा के ले गए और प्रधानमंत्री चुप रहे। रात के 12 बजे मोबाइल से उनको वीडियो बनाना पड़ा, ऐसा वीडियो बनाना पड़ा, मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ा रात को 12 बजे, जब उनको ये लगा कि ये इस्तीफा देने वाले नहीं थी, जब उनको ये लगा कि जब पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जब वो शाम को अपने घर जा रहे थे तो बच्चों ने जब ताली बजाकर उनका स्वागत किया कि आप घर जाइए, आप अपने बच्चों को ही जवाब दीजिए कि आज हमने बच्चों को पीट के आए हैं, तो उनका भी जब ईमान जागा, घर से अगले दिन लौटे तो उन्होंने साफ मना करा। हमको अंदेशा है, यही है ये, मतलब ये अंदेशा है कि जब पुलिस और फोर्स ने मुझे लगता है अपनी असमर्थता जताई कि हम बच्चों को लाठीचार्ज नहीं करेंगे, तो इनको ये लगा, इनको खतरा महसूस हुआ, तो इसलिए इस्तीफा भी देना, इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है, भ्रष्टाचारी को सजा देना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये इस्तीफा देने के बाद उसका स्वागत करते हैं, ये अपने आप में भ्रष्टाचार को पनपाने वाला कृत्य होता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार इस्तीफे की मांग, चाहे वो उसने जंतर मंतर पर की और यहाँ पर भी किया, आपसे जानना चाहूंगा, झारखंड में भी कांग्रेस की सम्मिलित सरकार है, वहां के अभी पेपर लीक का मामला निकल के आया, 2 पेपर लीकों पर सीबीआई जांच चल रही है हाईकोर्ट के माध्यम से, और वहीं आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में है, वहां भी पेपर लीक का मामला हो, ना अरविंद केजरीवाल ने रेजिग्नेशन मांगा, ना किसी को कुछ कार्रवाई करी, और सेम कांग्रेस के कार्यकाल अभी झारखंड में, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या सिर्फ इस्तीफा भाजपा कार्यकाल में भाजपा सरकार से मांगना होता है? मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, पंजाब में हमारा विपक्ष के रूप में राजा बराड़ जी, चन्नी जी, तमाम हमारे जितने लीडर हैं, हम सब लोगों ने उसमें डिमांड भी की है। उसमें डिमांड झारखंड में हम सहयोगी दल के रूप में उनके साथ में हैं, और झारखंड में भी हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं सारे के सारे, जो भी क्योंकि हम विपक्ष में नहीं है वहाँ पर, हम पक्ष में, हम विपक्ष में, सुनिए हम विपक्ष में नहीं है वहाँ पर, हम पक्ष में। और
जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री ने जो भी चीजें रही है शिक्षा मंत्री की, उसमें हम उसी मुद्दे पर उसी स्टैंड पे कायम है कि शिक्षा मंत्री गलत है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षा मंत्री गलत है तो उसमें, और सीबीआई किसके, सीबीआई की जांच हो रही है, आप निकालो ना, जांच में क्लियर करके दे दो शिक्षा मंत्री गलत है, इस्तीफा ले लो। लेकिन जांच तो आपने करनी है ना। केंद्र, सीबीआई किसकी है, केंद्र की, सीबीआई जांच करे, और झारखंड हो, पंजाब हो, केरला हो, जहां मर्जी हो, उत्तराखंड हो, जहां मर्जी हो, वहां जांच करे, किकआउट तो करे। लेकिन क्या कहते हैं कि मेरा आदमी सही है और दूसरे का आदमी खराब है, तो ये काम नहीं चलने वाला। अगर शिक्षा मंत्री किसी भी पार्टी का करप्ट है, या मंत्री, कोई भी मंत्री किसी भी पार्टी का करप्ट है, तो उसको इस्तीफा भी होना चाहिए, और उसके लिए जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, और उसके लिए सजा भी तय होनी चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में जयेंद्र रमोला जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि जनता इस बार ऋषिकेश विधानसभा में क्या चाहती है, और तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने खुल करके अपनी बात को रखा। अब आने वाले वक्त में चुनावी परिणाम क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।